ओके, कंटिन्यू करते हैं। ढोल को किस वर्ष राजकीय वाद्य घोषित किया गया? 2015 में किया गया, भंडारी समिति बनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चौफिट शिखर बुग्याल, चौफिट शिखर बुग्याल, चौफिट शिखर बुग्याल ये राज्य में कहां स्थित है? मुकुट पर्वत भी कह दिया जाता है इसे, मुकुट पर्वत ये राज्य में चमोली में स्थित है, मुकुट पर्वत चमोली। चौफिट शिखर बुग्याल, चौफिट शिखर बुग्याल, चौफिट शिखर बुग्याल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चमोली। मुनिंगला दर्रा, मुनिंगला थामोनेसा, मुनिंगला 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 दर्रा कहां है? उत्तरकाशी में। थामोनेसा, थांगला, मुनिंगला, नेलंग, स्वांगचोकला इंपॉर्टेंट है सबसे, है तो और भी, वो अलग ट्रिक में बात करूंगा, लेकिन इतने तो हमेशा ध्यान रखने हैं। थामोनेसा, थामोनेसा उत्तरकाशी, थामोनेसा उत्तरकाशी, थांगला, मुनिंगला, नेलंग, सांगचोकला। अगला, उत्तराखंड में किस एक स्थल को धनुष तीर्थ भी कहा जाता है? देवप्रयाग को धनुष तीर्थ कहते हैं, देवप्रयाग, देवप्रयाग को धनुष तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट, धनुष तीर्थ देवप्रयाग। कैसे याद रखेंगे? देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, प्राचीनतम मंदिर है भगवान राम का, द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक, तो देवप्रयाग में ही है वो। और भगवान राम की क्या चलाते थे? धनुष चलाते थे, धनुष तीर्थ उसको कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, राज्य के किस ग्लेशियर को उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि द्वारा खोजा गया? इंद्रबडोनी, इंद्रबडोनी, इंद्रबडोनी से संबंधित एक फैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का। अगस्त क्रांति किससे संबंधित है राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इंद्रमणि बडोनी से संबंधित है। 2 अगस्त 1994 को क्या किया था इन्होंने? 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन कर दिया था इन्होंने। एक तो ओबीसी आरक्षण के संबंध में इन्होंने किया था, ये ओबीसी आरक्षण राज्य के अंतर्गत जो उस समय लागू किया गया, उसके संबंध में 2 अगस्त 1994 को इन्होंने आमरण अनशन किया, पौड़ी के अंतर्गत, पौड़ी में किया था ये, तो इसीलिए 2 अगस्त क्रांति कहा जाता है उत्तराखंड राज्य इतिहास के संदर्भ में। तो ये जो है इंद्रमणि बडोनी, इन्होंने किस एक ग्लेशियर की खोज की थी? खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, भिलंगना नदी का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, और खतलिंग ग्लेशियर को ही स्फटिक शिवलिंग भी कह दिया जाता है, स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक लिंग कह लो, स्फटिक शिवलिंग। तो खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, भिलंगना नदी का उद्गम। इंद्रमणि बडोनी बहुत ही मल्टी पर्सनैलिटी टाइप आदमी थे, ये डांस भी किया करते थे। एक बहुत फेमस नृत्य है मंडाण नृत्य, मंडाण नृत्य राज्य के अंदर बहुत फेमस नृत्य है, एक राज्य का लोक नृत्य है मंडाण नृत्य, जिसको केदार नृत्य भी कह दिया जाता है, केदार नृत्य अन्य नाम है इसका। ये डांस किया करते थे ये, और यही नृत्य इन्होंने करके दिखाया था जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू प्रसन्न हुए थे। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हंसा मनराल का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? हंसा मनराल भारत्तोलक है, ये राज्य की ऐसी महिला जो देश की ही ऐसी पहली महिला है जो भारत्तोलन के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य प्राप्त करता है, गुरु को दिया जाता है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार। वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला, भारत्तोलन, भारत्तोलन, हंसा मनराल, हंसा मनराल। हो देखो, हो के ऊपर अंग लगाया ना, कुछ भार है उसके ऊपर, हंसा मनराल, हंसा मनराल, भारत्तोलन। नेक्स्ट अगला सवाल है, राज्य में ढोल संग्रहालय कहां स्थित है? अभी बात की थी, ढोल संग्रहालय, ढोल संग्रहालय है चमोली में। ढोल दमाऊ प्रशिक्षण केंद्र गैरसैंण, ढोल दमाऊ प्रशिक्षण केंद्र है गैरसैंण में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से कई बार आ चुके हैं। ढोल से संबंधित ढोल सागर किस भाषा में है? नागपुरिया भाषा में। किसने लिखा है? नागपुरिया भाषा में है, नागपुरिया भाषा में है ढोल सागर, केशव दास अनुरागी ने लिखा है। केशव ढोल सागर, अच्छा सॉरी, ढोल सागर उन्होंने लिखा है नाद नंदिनी। ढोल सागर की भाषा है नागपुरिया, और इसके ज्ञाता लिखो पहले तो। ज्ञाता कौन है? ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञाता जो अच्छे से ज्ञाता होगा वो कैसा होगा? वो उत्तम आदमी होगा ना, तो उत्तम दास, उत्तम दास, उत्तम दास ज्ञाता है, उत्तम दास ज्ञाता है। लेखक, ढोल सागर के लेखक खेगदास, खेगदास, ढोल सागर के लेखक खेगदास। तो इन्होंने ही नागपुरिया भाषा में लिखा है खेगदास। इस पर शोध भी किया है, ढोल सागर पे शोध किसने किया है? शोध किसने किया? केशव दास अनुरागी, केशव दास अनुरागी, केशव दास अनुरागी ने किया है। और क्या लिखी है इन्होंने शोध, क्या लिखा है, मतलब शोध का क्या नाम है? नाद नंदिनी, नाद नंदिनी, नाद नंदिनी शोध का नाम है। नेक्स्ट, ढोल को वर्ष 2015 में भंडारी समिति की अनुशंसा पर राजकीय वाद्य घोषित कर दिया गया। अगला सवाल है, स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था राज्य में किस प्रकार के बेगार के अंतर्गत आता है? बेगार, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाइश, 3 तरह के बेगार लिए जाते थे। एक तरह में क्या किया जाता था कि पूरे गांव के लोग, कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा तो उसका सामान ढोने चले जाएंगे, ठीक।
कुली उतार होता था ये। कुली बेगार में उनको शुल्क ही नहीं दिया जाता था, कोई काम करवा लेंगे जबरदस्त और उनको बेगार, उनको मतलब धनराशि नहीं दी जाएगी काम करवाने की, बोझा उठवा लिया कुछ करवा लिया उसको रुपया नहीं दिया जाएगा। तीसरा ये है कि जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा तो उसके खाने पीने की व्यवस्था गांव वालों को करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं बर्दायश। 3 तरह की कुली बेगार बेगार प्रथाएं थी। तो इसका अंत हुआ था, फिर कब हुआ था? 14 जनवरी 1921 को। कहा? गोमती और सरयू नदी के तट पे। किसके प्रयासों से? भागी वो हर हमारे पांडे, बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने शक्ति समाचार पत्र और अल्मोड़ा अखबार का संचालन किया था। ठीक है, तो हम आते वापस क्वेश्चन में। स्थानीय लोगों के द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था राज्य में किस प्रकार के बेगार के अंतर्गत आता है? कुली बर्दायश। कुली बर्दायश, कुली बर्दायश के अंदर आता है निःशुल्क भोजन। निःशुल्क भोजन याद रखना है, हाँ, निःशुल्क भोजन। देखिए, अगर कुली बेगार के लिए के विरोध में प्रथम आंदोलन की बात आएगी, उसके विरोध में, तो सबसे पहले लोहाघाट में वो शुरू हुआ, सबसे पहले 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में। और उसी समय पे क्या हुआ? खच्चर सेना का गठन कर दिया जाता है कमिश्नर ट्रेल द्वारा। 1822 में खच्चर सेना बनाई गई, खच्चर सेना। ठीक है, किसके लिए? कुली बेगार का विरोध हुआ, उसके बाद खच्चर सेना का गठन किया गया। खच्चर चलेंगे मतलब आदमी नहीं ढोएगा सामान, तो 1822 में खच्चर सेना का गठन ट्रेल द्वारा किया गया। उसके बाद अगर हम 20वीं शताब्दी में कहें तो सबसे पहला विरोध हमें देखने को मिलता है 1903 में। 1903 में क्या हुआ? 1903 में खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा, खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में पहला विरोध हुआ। खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा जोत सिंह की अध्यक्षता में 1908 में कुली एजेंसी की भी स्थापना होती है। कुली एजेंसी 1908 में जोत सिंह की अध्यक्षता में उसकी स्थापना होती है। इसके बाद क्या हुआ? 1921 में चामी गांव से, 1921 में खत्म हुआ ना, लेकिन 1921 में भी ये आंदोलन कहां पे से शुरू हुआ? चामी गांव से। चामी गांव से सबसे पहले ये बेगार आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद जाके सरयू गोमती नदी के तट पे ये खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, किस दिन डिटेल में चर्चा करूंगा इसके बारे में। पुस्तक है कुली बेगार। अगर हम बात करेंगे गढ़वाल में कौन सा क्षेत्र था कुली बेगार के विरोध में? डाडा मंडी, जहां पे हमने सत्याग्रह की बात की थी ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जहां पे हुआ था 1940 के दौर में गढ़पौड़ी में, तो वहीं पे इसका भी विरोध हुआ था, कुली बेगार का। एक पुस्तक है बहुत फेमस, कुली बेगार। किसने लिखी है कुली बेगार पुस्तक? शेखर पाठक ने लिखी है कुली बेगार पुस्तक है शेखर पाठक की। अगर हम बात करेंगे एक फिल्म राज्य की जो कुली बेगार पर आधारित है, उसका नाम है मधुली फिल्म। राज्य की पहली फिल्म अगर कहेंगे तो कौन सी है? एक तो घर जवें एक पहली फिल्म है। गढ़वाली पहली फिल्म अगर हम बात करेंगे तो जगवाल, 1983 में पारेश्वर गौड़ द्वारा शुरू की गई जगवाल का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। जब, क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था एक मनी ऑर्डर प्रकार की व्यवस्था है, अधिकांश परिवार यहां पे अपना भरण पोषण दूर रहकर अपने घर को पैसे भेजकर यहां भरण पोषण इस तरह से प्रचलित थी। अब तो नहीं रह गई उतनी मनी ऑर्डर प्रकार की, क्योंकि शुरुआत में भी ऐसा दौर रहा है उत्तराखंड के इतिहास का कि यहां पे मैक्सिमम लोग आर्मी में ही ज्वाइन करते थे, और आर्मी में ज्वाइन करते थे तो इसीलिए वो मनी ऑर्डर के रूप में अपने घर में पैसा दिया करते थे। तो एक महिला का अपने पति से दूर रहना और उसमें संवेदना और दूर रहने के संबंध में वो फिल्म थी घर जवे, 1983, पारेश्वर गौड़। कुली बेगार पर आधारित फिल्म मधुली। कुली बेगार समिति का गठन, कुली एजेंसी बनी थी जो मैं आपसे 1908 में कह रहा था, जोत सिंह की अध्यक्षता में। कुली बेगार समिति का गठन 1918 में हुआ था, 1918 में। नेक्स्ट अगला सवाल है, उत्तराखंड में किस स्थल का नाम पुनाड़ भी है? प्राचीन नाम पुनाड़, रुद्रावत भी कहते हैं, पुनाड़ और रुद्रावत पुराना नाम। महाभारत काल में हमें ये देखने को मिलता है इसमें रुद्रावत नाम। रुद्रप्रयाग का है, रुद्रप्रयाग। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इस बात को लेकर, महाभारत में है रुद्रावत या फिर ऋग्वेद में रुद्रावत है। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, देख लेना। पुनाड़ रुद्रप्रयाग को कहा जाता है, ठीक है। रुद्रावत भी इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान भारत के अंतर्गत किया गया? 86वां संविधान, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। स्कूल चले हम शिक्षा अभियान, तो वर्ष 2002 में क्या किया गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21A में शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार। अगला सवाल है, किस सूफी संत ने
किस सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला चलाने का श्रेय जाता है? चिश्ती, चिश्ती, बहुत बढ़िया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत फेमस है। ख्वाजा मोइनुद्दीन के चेलों के चेले हुए जो अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह हम कहते हैं ना, कहाँ है? बख्तियार, ख्वाजा बख्तियार काकी, इनके ही शिष्य हुए वो हमारे पिराने कलियर वाले, तो वो भी ऐसे ही संत थे जिस तरह के ये हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में इनकी दरगाह है, अजमेर में इनकी दरगाह है, अजमेर में दरगाह है। इन्होंने क्या एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, इन्होंने कहा था कि प्रेम, सहिष्णुता, मानवता की सेवा और संगीत, संगीत पे जोर दिया इन्होंने। ये ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र जरिए हैं, यही चीज है, ईश्वर को प्राप्त करने के जरिए हैं। तो क्या संगीत पे बहुत फोकस किया इन्होंने। तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाने आने भी हैं बहुत सारे इन्हीं चीजों से संबंधित। नेक्स्ट अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महलवाड़ी व्यवस्था एफलिंस्टन ने की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी। पहला है महलवाड़ी व्यवस्था एफलिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी। दूसरा है ऑप्शन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये दो हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, क्या है ये बताना है। तो इसमें से पहला तो देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था एफलिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी, ये गलत है। एफलिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर रैयतवाड़ी लागू की गई थी, वो भी मद्रास और महाराष्ट्र और मद्रास के कुछ क्षेत्रों में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों में इसे रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। किसके द्वारा? एफलिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर। तो पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, रस्म हमने बात की है, रस्म कई बार, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी। रैयतवाड़ी शुरू की गई थी थॉमस मुनरो द्वारा, बिल्कुल सही है, यही लिखा है ये दूसरे ऑप्शन में, थॉमस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी, कॉर्नवालिस। और महलवाड़ी व्यवस्था की गई थी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं रहा है? रोशन सिंह, गोपीनाथ शाह, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल। अनुत्तरीय प्रश्न, इनमें से कौन सा सही नहीं है कि कौन नहीं रहा इसमें से? गोपीनाथ शाह। वो किसमें? काकोरी कांड में सम्मिलित नहीं रहे। काकोरी कांड क्या था? 8 डाउन ट्रेन, अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, उसको लूट लिया रेल से, तो ये था काकोरी कांड। काकोरी कांड के तहत इन लोगों को फिर हो गई फांसी। लेकिन जो ये व्यक्ति था गोपीनाथ शाह, ये था तो सही हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी का सदस्य, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी का सदस्य होने के चलते इसने ये काम नहीं किया था। ये 1924 में एक काम पहले ही कर चुका था जिसके तहत इसको फांसी दी जा चुकी थी। वो काम था कलकत्ता में एक जासूस अधिकारी, उसका नाम था चार्ल्स टैगर्ट, उसको मारने का इसने प्रयास किया था। जासूस अधिकारी था, पुलिस का जासूस विभाग का अधिकारी था कलकत्ता में, इसको मारने का प्रयास किया। 1924 में इसको फांसी हो गई। क्या नाम था? गोपीनाथ शाह। तो रोशन सिंह है काकोरी कांड में, अशफाकुल्ला खान है काकोरी कांड में, और काकोरी कांड का नायक तो कहा ही जाता है रामप्रसाद बिस्मिल को, तो ये सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, इसी दुनिया में कविता संग्रह किस राज्य के किस कवि से संबंधित है? इसी दुनिया में कवि ने कहा वीरेंद्र डंगवाल कवि ने कहा। एक रचना इनकी और है, कवि ने कहा इसी दुनिया में वीरेंद्र डंगवाल है। कवि ने कहा इसी दुनिया में वीरेंद्र डंगवाल नाम का एक कवि है। तो वीरेंद्र डंगवाल कवि की रचना है, कवि ने कहा और इसी दुनिया में, और इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है, 2004 का साहित्य अकादमी, ऐसे साहित्य अकादमी। वीरेंद्र डंगवाल कवि ने कहा इसी दुनिया में, 2 रचनाएं। नेक्स्ट अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है। नंबर 3, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई। इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको 35 फीट ऊंचा, पहले तो मेंशन कर लीजिए जल्दी से, 35 फीट ऊंचा प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद स्तंभ है। ये पहले हुआ करता था अशोक का स्तंभ,
उसको बाद में साफ वाफ करवा वरवा के समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपने लेख इसमें लिखवाए। इसके लेख लिखे इसके दरबारी कवि हरिशेन ने। हरिशेन ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है, संस्कृत, और लिपि है ब्राह्मी लिपि, भाषा संस्कृत। तो यहां पे गड़बड़ हो गया, तो दूसरा ऑप्शन प्राकृत भाषा गलत हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, और ये चंपू शैली का है, चंपू शैली का लिखा हुआ संस्कृत अभिलेख है। अब हम ये ध्यान रखना है हमें कि ये जब शुरुआत में बना था तो ये पहले कौशाम्बी में था, अशोक का था ये, बाद में इसको समुद्रगुप्त ने खुदवाया, और उसके बाद इसमें और भी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे हमें जहांगीर का एक लेख मिलता है, इसमें प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का लेख मिलता है, और बीरबल की तीर्थ यात्रा का भी वर्णन मिलता है। बीरबल की तीर्थ यात्रा का भी वर्णन थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है, जहांगीर का लेख भी इसमें खुदवाया हुआ है। तो प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ के रूप में जाना जाता है, हरिशेन ने इसकी रचना की थी, चंपू शैली में है, और इसमें समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त तो वही है यार आदमी जिसने कविराज कहा जाता है इसे, अश्वमेध किया था इसने, अश्वमेध, पराक्रम, धर्म बंधु, ये सब नाम समुद्रगुप्त को इसमें लिखे हुए मिलते हैं हमें। ठीक है, चंपू शैली का है। हालांकि ये चंपू शैली का पहला नहीं है, जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता था चंपू शैली का पहला, लेकिन अब जूनागढ़ से भी पुराना एक अभिलेख खोज लिया गया है राजस्थान के अंतर्गत, तो वो सबसे पहला माना जाता है। पहले संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता था जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट, अगला सवाल। ओके।